नमस्कार। आप देख रहे हो बी न्यूज़ 25 और ब्यूरो टीम के साथ में महात्मा ज्योतिबा फूले सेवा समिति अध्यक्ष तेजराम सैनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनसे हम काफ़ी सारी चर्चा करेंगे युवाओं को लेके, बेरोज़गार को लेके, विकास को लेके। और जैसा कि हमें प्राप्त जानकारी मिली कि तेजराम सैनी जी ने लॉकडाउन के समय से ज़्यादा प्रयास किया लोगों को जागरूक करने में, लोगों की मदद करने में, लोगों की सेवा करने में। उससे पहले भी एक सामाजिक कार्यकर्ता है और हर समाज के प्रति अपने उदार भाव से सेवा करते हैं। ऐसे है तेजराम सैनी फूलेवा ज्योति के सेवा समिति के अध्यक्ष। तो आइए हम उनसे आपकी रूबरू करवाते हैं। सबसे पहले तेजराम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल बी न्यूज़ 25 में। तेजराम जी, क्या कहना चाहोगे, कैसे आपको ये आप जो सामाजिक सेवा करते हैं तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? क्योंकि आज आपकी एज को अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो आपकी इतनी एज भी नहीं है, उसके बाद भी आप सामाजिक सेवा में लगभग लोगों को जागरूक करने में, लोगों की मदद करने में हमेशा अग्रणी आगे रहते हैं। तो थोड़ा इसके बारे में थोड़ा सा बताइए सर। जी सर, मैं 200 पीजी कॉलेज स्टूडेंट रहा था रेगुलर। उसके बाद में मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी स्टूडेंट रहा हूँ। राजस्थान यूनिवर्सिटी स्टूडेंट से मेरे मित्रगण हैं जो अध्यक्ष पद पर रह चुके हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी अध्यक्ष पद पर मनीष यादव है, राजेश मीणा है, दोनों मेरे अच्छे मित्र थे। उनके साथ में मेरे को नॉलेज मिली। मैं यूनिट अध्यक्ष भी रहा हूँ, इकाई अध्यक्ष भी। और मैं सभी के साथ साथ रहता था वहाँ पे, तो वहाँ से राजनीति के गुण मेरे में अपने आप संपन्न हो गए। और मैं उस टाइम से ही, उस वक्त से ही मैंने उनके साथ साथ में जो लोगों से मिला, उन्होंने जो सेवा की लोगों की, उनके द्वारा मैं प्रेरित हुआ। उनमें से मतलब मेरे अंदर ऐसी भावना जगी लोगों के प्रति कि मैं असहाय लोगों की मदद कर सकूँ। किसी से मतलब मेरे से जो भी मदद हो मैं उनको पहुंचा सकूं, जनता के बीच में रह के मैं उनके लिए कुछ काम आ सकूं। इस वजह से मैं सन 2017 से गांव में निरंतर रहने लग गया। मैंने यहाँ पे आके मैंने देखा हमारे हॉस्पिटल में मैंने गरीबों की मदद की। मैं जाके दिखाने करने, उनके इलाज करवाने के लिए मैं हर संभव मेरे से जो जितना हो सकता था उतना मैंने प्रयत्न किया। कोविड-19 के समय में आपने काफ़ी सारे सैनिटाइज है, मास्क है, सफाई वगैरह है, इन पे भी आपने काफ़ी विशेष ध्यान दिया। तो इसके बारे में थोड़ा सा सर। जी सर, उसके लिए मैंने जैसे मास्क वितरण करने के लिए बताया कि मास्क वितरण मेरे मित्र है, काफ़ी लोगों से मैं मिला था, मेरे मित्रगण थे, मेरे से जुड़े हुए थे, सभी लोगों से मैंने अपील की। उन्होंने भी सराहना की कि भाई हम सभी मिलके एक कोविड-19 का ग्रुप बनाएं, एक सहपाठी ग्रुप बनाएं, एक कोविड-19 ग्रुप बनाया। दोनों ने मिलकर, सहपाठी ग्रुप ने और कोविड-19 ने अलग अलग जो हमको उनके द्वारा सूची मिली गई थी, लोगों के द्वारा बताए गए थे कि भाई ये गरीब असहाय लोग हैं, जो उनके उस टाइम पे हमने उनको राशन किट वितरित किया। सभी एसडीएम के द्वारा करवाया गया या फिर खुद के सहपाठी ग्रुप के द्वारा भी किया गया और कोविड-19 के द्वारा भी किया गया। जितने मतलब श्रद्धा थी उन लड़कों से जो मिलकर इकट्ठा हुआ पैसा, सभी लड़कों से मिलकर जो अपने मित्र थे, मित्रगण, उनसे सभी से इकट्ठा हुआ, जो सभी लोगों का सराहनीय योगदान रहा था। उसमें सभी लड़कों का अपने अपने मित्र थे जो अच्छे थे और बहुत ही, कोई सर्विस करता था, कोई बेरोजगार भी था, उन किसी ने मदद भी की, किसी भी तरीके से मदद की, पर हमने सभी तरीके से मतलब मदद पहुंचाई जनता के बीच में रहकर। एक विकास के क्षेत्र में भी आपका काफ़ी अच्छा प्रयास रहा बामनवा क्षेत्र के अंदर। तो आप विकास के बारे में क्या कहना चाहोगे? किस प्रकार का विकास हो रहा है, किस प्रकार आप विकास चाहिए आपको? विकास के बारे में मैं यही कहूँगा कि विकास की गति बहुत धीमी पड़ी हुई है। जैसा विकास होना चाहिए था बावनवास के अंदर, वो विकास नहीं हो पाया है। हमने देखा है काफ़ी दिनों से, उस टाइम पे विकास हुआ भी नहीं भी हुआ, पर अब इस टाइम तो युवाओं को देखते हुए जनता खुद समझती है आज के टाइप में विकास नहीं हो पाया। जैसे नाली, पानी, बिजली, है ना, तो ये सभी समस्याओं से हमारा गांव विकास के लिए जूझ रहा है। मतलब पानी है, पानी की जैसे 2 दिन में 3 दिन में नल आते हैं, ऊपर टेक पे है, टेक पे मैं जाके आया था तो पाइपलाइन फूटी पड़ी है ना, उनमें पानी नहीं जा पा रहा।
और वहाँ से लेके जाए तो मतलब सिर पे लेके जाए तो वो जा नहीं सकते। इस वजह से लेडीज और इनको बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। मतलब नल प्रत्येक दिन आने चाहिए, चाहे आधा घंटे आए, और प्रत्येक दिन नल की व्यवस्था होनी चाहिए। फिर रही बात नालियों की, नालियों की बार बार में सफाई नहीं हो पाती है यहाँ पे। जो भी जैसे बरसात के दिनों में आप जानते हो कि पानी सड़क पे भर जाता है, भरने के बाद में नालियों की सही व्यवस्था सुचारू नहीं रहेगी। अगर बार बार में नालियों की सफाई निकाई की जाएगी तो नालियों से जो गंदा पानी है वो भर जाएगा, भरने के बाद कचरा मिट्टी सब चीज़ चले जाएगी, उनकी सफाई नहीं होगी तो आगे बह के नहीं जाएगा पानी, तो वहीं रुक जाएगा, जाम लग जाएगा, वहीं गंदगी होती रहेगी। इसी तरीके से गंदगी का हाल होना हुआ है यहाँ पे। क्या और विकास के बारे में क्या है, विकास हमारे यहाँ पे कोई विकास, कुछ विकास नहीं, विकास है, विकास हमारे यहाँ पे कुछ नहीं हो पाया। जैसे सबसे बड़ा मुद्दा था गौशाला का, अगर गौशाला बाणवास के अंदर होती तो हमारे किसान हैं, प्रत्येक किसान से मैं यही कहता हूँ, भाई सभी की फसलों को नुकसान पहुँचाया जाता है गायों के द्वारा। अब किसान क्या करे, मजबूर होकर गायों को इधर से उधर खदेड़ देते हैं, गाँव में आ जाती है, गाँव से लट्ट मार के इधर खदेड़ देते हैं, एक दूसरे के रंजिशोर हो जाती है इस चक्कर में। जबकि गायों की बहुत बड़ी समस्या है। हमें ये चाहिए कि भाई कोई भी हो, मतलब एक समाधान निकाल कर एक गौशाला का निर्माण कराया जाए, जिससे गायों को खदेड़ा नहीं जाए। उनका भी जीवन है, हैं? अब वो हमारी गौ माता है, उनके लिए हम यही कहना चाहेंगे, वे प्रयास करें और एक गौशाला का निर्माण हो। आप हिंदू सनातन संगठन के मंत्री पद पर भी आसीन हो, और जहाँ तक आपने गायों की बात की, तो हिंदू समाज में गायों को गौ माता के नाम से जाना जाता है। उसके बाद भी उनको इधर से उधर, तो आपने हिंदू सनातन मंच पर रहते हुए इन गायों के लिए क्या अच्छा करने का प्रयास करेंगे? सर जी, हमें तो ये है कि भाई गायों के लिए जितनी सेवा हो सकती है उतना हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं। हमें जैसे कहीं पे भी गाय, जैसे किसी के लग गई गाय के, तो उसका इलाज कराने के लिए डॉक्टरों की व्यवस्था करना, डॉक्टरों को मतलब अवगत करवाना, और या फिर उनको साधन से लेके आना, या फिर किसी के साथ में जाके उठवा के लेके आना, मतलब उसी तरीके से मतलब उनको उपचार वगैरह करवाना। और ये है जो भी गायों के लिए मतलब जो भी हमसे सेवा होगी वो करने के लिए तैयार है, और हम तो ये करते रहेंगे। अभी तेजराम जी, पंचायत राज चुनाव बहुत नज़दीक है, तो क्या कहना चाहोगे आप अपने युवा साथियों को? युवा साथियों से मैं यही कहूँगा, चुनाव है, किसी से भेदभाव न करें, अपनी मर्जी से मत का प्रयोग करें, अच्छा लगे उसको समर्थन दें, पढ़ा लिखा हो, सही हो, व्यक्तित्व का चुनाव आपको करना है। आपके बड़े बूढ़े ने जो करते आए वो तो कर दिया, पर अभी आपको चुनना है। सरपंच अच्छा होना चाहिए, विकास कराने वाला होना चाहिए, योगशील पुरुष हो। तो हम ये चाहते हैं कि अच्छा काम कराने वाला सरपंच को ही चुनें। अगर युवाओं ने अच्छा और अपने मताधिकार का प्रयोग सोच समझकर विवेक से दिया तो विकास हो सकता है क्या तेजराम जी? क्यों नहीं हो सकता, विकास तो हो सकता है सर। विकास, एक सरपंच है, सरपंच एक ग्राम का मुखिया होता है। मुखिया ग्राम का विकास करवाएगा, जगह जगह सड़कों का निर्माण करेगा, ग्राम पंचायत के जो भी अधीन कार्य आते हैं, नई नई योजनाओं का विकास होगा, योजनाओं को अवगत करवाएगा, जनता तक पहुंचाएगा, जनता को लाभ दिलाएगा। सरपंच जनता को लाभ दिलाएगा, लाभ दिलाने पर वो काम सरपंच करेगा, और ज़रूर मतलब जनता तक मतलब निवारण होगा, जनता का निवारण होगा। एक तेजराम जी, बिजली की काफ़ी सारी समस्या है बिजली के बिलों को लेकर लोगों में, क्योंकि आज हम ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र में मिडिल क्लास के लोग रहते हैं, तो बिजली के बिलों को लेके लोगों की काफ़ी समस्याएं हैं। बिल ज़्यादा आ रहा है, किसी का मीटर ख़राब पड़ा है, किसी की डोरी ख़राब पड़ी, तो उसको समस्या के समाधान हेतु आप क्या प्रयास कर रहे हैं सर? जी सर, हम यही कहना चाहते हैं बिजली विभाग के यहाँ पे, जैसे रामकेश जी मीणा अय्यन साहब है, उनको पहले भी अवगत करा दिया गया था कि भाई जो बिजली की दरों में बढ़ोतरी की गई है, बिलों का ज़्यादा आना, उनको अवगत करा दिया गया था कि इस संबंध में कि आप चेक करें, रीडिंग करें, या फिर मीटर, अन्यथा अगर जो मीटर ख़राब है उनको मीटर दोबारा लगाया जाए, है ना। जो भी मीटरों में गड़बड़ी आ रही है उनको रोकी जाए। आप लाइन मैनों को भेजकर जो भी रीडिंग वगैरह है उनको
मतलब सुचारू रूप से, सही तरीके से, सही ढंग से आप निकालें और जो भी गड़बड़ी आ रही है उनको, जनता को सही दिशा और निर्देश प्रदान करें, जो कि गड़बड़ी न हो। एक जैसा हमने देखा है और सुना भी अपने बामनवा क्षेत्र में, युवाओं में एक गलत लत लगती सी जा रही है, क्योंकि ऐसे समाज कंटक पैदा हो गए जो लोगों उन युवाओं को बेला फुसला कर ऐसी गलत संगत में डाल रहे हैं, जैसे नशाखोरी है, ऐसी कुछ सारी तमाम चीज़ें। तो इनके बारे में आप युवाओं को क्या सुझाव देना चाहोगे? सबसे बड़ी चीज़ है युवाओं के लिए शिक्षा। पहली प्राथमिकता है शिक्षा। अगर युवा पढ़ेगा नहीं, चलो पढ़ लिया, पढ़ने के बाद में अगर वो सर्विस नहीं लगता है तो वो नशाखोरी की आदत करेगा, गुंडागिर्दी की आदत करेगा, पैसे नहीं होंगे तो जेब भी काटेगा, मतलब सभी तरीके से युवा लिप्त आ जाएगा, लिप्त में हो जाएगा। मैं तो यही कहता हूँ युवाओं से, पढ़ लिख कर नौकरी लग जाए तो बहुत अच्छी बात है, आप इतनी पढ़ाई करो कि नौकरी लग सके। अगर नौकरी नहीं लग सके तो आप अपने आप को इतने मजबूत बनाओ, कुछ काम सीखो, कुछ हुनर सीखो, कुछ ऐसा काम सीखो जो अपन कमा कर भी खा सके, और ये ऐसी चीज़ों में हम लिप्त न हो सके। अगर हमारे पास में पैसे होंगे तो हम ना तो चोरी करेंगे, ना लड़ाई करेंगे, ना गुंडागिर्दी करेंगे, हम अपने धंधे में व्यस्त रहेंगे, अपने कामकाज में व्यस्त रहेंगे। अगर जब हमको फुर्सत ही नहीं मिलेगी, तो हम इन चीज़ों में लिप्त नहीं हो पाएंगे। और ये लिप्त होने का यही कारण है कि बेरोजगार होता जा रहा है, नौजवान युवक बेरोजगार होता जा रहा है। शिक्षा तो ले लेता है, शिक्षा के बाद में नौकरी नहीं मिल पाती है, और नौकरी नहीं मिल पाने के कारण उनको ये सीढ़ी अपनाई जाती है, ये सीढ़ी अपने आप पकड़ लेता है। तो मैं यही कहता हूँ कि आत्मनिर्भर बने। युवा एक ऐसा होना चाहिए हमारे देश का, हमारे गांव का। मैं तो यही चाहता हूँ कि हर व्यक्ति को धंधा आना चाहिए, कुछ ना कुछ करने का मतलब उम्दा रहना चाहिए कि भाई मैं कुछ कर सकता हूँ और मेरे बल पे मैं पैसे इकट्ठे कर सकता हूँ, मैं अपनी मेहनत से 2 वक्त की रोटी कमा के खा सकता हूँ, किसी का मोहताज नहीं होना चाहिए। तेरा तो बहुत अच्छी बात आपने कही, और एक हमारे दर्शक है जो आपको अभी सुन रहे थे लाइव के माध्यम से, बहुत बहुत धन्यवाद लखनलाल मीणा जी, आपने अच्छा सुझाव दिया। और उन्होंने ये कहा कि खेलकूद के लिए, युवाओं में जन जागृति के लिए आप क्या नया संदेश देना चाहोगे? जी सर, खेलकूद के लिए जैसे मैं मेरी बता रहा हूँ, मैं तो अपने गांव के या फिर अपने देश के, मैं खुद ये चाहता हूँ खेलकूद एक ऐसी वो है, हर मतलब व्यक्ति को, हर व्यक्ति के शरीर में मैं ये चाहता हूँ भाई खेलकूद की भावना पैदा हो। अगर खेलकूद हर व्यक्ति करेगा तो उनमें शारीरिक विकास होगा, तो अपना आप मन को संतुष्टि मिलेगी, मन भी अच्छा होगा। और मैं ये चाहता हूँ जैसे मैं दौड़ लगाता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, तो ये सभी को करना चाहिए। व्यायाम एक ऐसी चीज़ है जो हमें सारे दिन सुकून महसूस करवाता है। मैं तो यही कहूँगा, चाहे रोटी 4 की जगह 3 खा लो, पर आप व्यायाम और शरीर की कसरत जो भी है, और खेलकूद जैसी स्थितियाँ है, जैसे आप दौड़ लगाओ, एथलेटिक्स में जाओ, एथलेटिक्स है, कुश्ती है, और वेट लिफ्टिंग है, मतलब तैराकी है, तो ये चीज़ें अपने गांव में सब चीज़ें मिल जाती है। तैराकी हमारे तालाब में सीखी जा सकती है, कबड्डी खो खो हमारे ग्राउंड में सीखी जा सकती है। और हमारे ग्राउंड के लिए मैं ये कहूँगा भाई, हमारा बहुत अच्छा ग्राउंड है पट्टी कला का, इसको बिगाड़े नहीं। ये एक ऐसा ग्राउंड है जो शायद ही माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में हो सकता है, और मैं तो यही चाहता हूँ, मैं तो उसी में जाता हूँ और मेरे को तो बहुत संतुष्टि होती है मुझे वहाँ जाने में। और मैं तो यही कहूँगा सभी से कि भाई शारीरिक विकास भी ज़रूरी है। अगर शारीरिक विकास नहीं हो पाएगा, अपना जो अगर हाथ पैरों में ही अगर ताकत नहीं रहेगी, मजबूती नहीं रहेगी, तो हम बीमार पड़ेंगे, हमें पैसों की खपत होगी, हमें टैबलेटों का सहारा लेना पड़ेगा, कृत्रिम चीज़ों का सहारा लेना पड़ेगा। हम ये चाहते हैं कि नेचुरली जो प्राकृतिक चीज़ है उनके बारे में सोचें और प्राकृतिक चीज़ें ग्रहण करें। जो खाने पीने की चीज़ है वो ही ग्रहण करें, ये कि अन्यथा जो बाहर मिलता है बेकार की चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल नहीं करें, और नशाखोरी से दूर रहें। बहुत अच्छी चीज़ है कि भाई रोटी है, सब्जी है, दूध है, दही है, उनको खाएं और बहुत बढ़िया जीवन यापन करें, अपने आप हो सकता है।
एक तेजराम जी, हमारी जो माताएं बहनें हैं वो बाहर निकलने में काफ़ी झिझकती है, तो उनको भी आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए या एक कॉन्फिडेंस के लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे? जी सर, मैं यही कहना चाहता हूँ कि माताएं बहनें, आज के युग में माताओं बहनों को ज़रूरत नहीं है डरने की। उनको पता है कि वो एक नारी है। झांसी की रानी रही थी, हाँ, फूलन देवी रही थी, ऐसी ऐसी नारियाँ रही थी। आप देख लो, जो है मतलब सभी चीज़ों में आप घर से निकलते हो, घर से निकलो, कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। आप बाहर जाके जब देखोगी आपको कुछ परेशानी ज़रूर होगी, आपको कुछ परेशानी ज़रूर होगी, पर धीरे 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 अपने आप निखार आता जाता है। हर किसी में ना कुछ कह सकता, और आप खुद को इतना आत्मनिर्भर बनना है, जो कुछ कहे तो उसका जवाब दे। और मैं तो यही कहूँगा, और जो शिक्षा से हो सकता है, शिक्षा बहुत ज़रूरी है। तेजराम जी, आपने बहुत अच्छी बात बोली महिलाओं के लिए, अपनी माता बहनों के लिए। मैं एक क्वेश्चन आपसे मेरी तरफ से करना चाहूँगा। जो अपने भाई आज पढ़े लिखे बेरोज़गार है और इधर उधर घूमते हैं, चाय की दुकान में बैठते हैं या बाज़ार में घूमते हैं, तो आपके ख्याल में कोई ऐसा कोई धंधा या बिजनेस है जो उसको वो चालू करके कम लागत में चालू कर सकें? जी सर, काफ़ी रोज़गार है, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे है कंप्यूटर का काम है, आप जानते हो, आदमी को आप कंप्यूटर सीख लो, कंप्यूटर से कहीं भी घर बैठे भी आप कमा के खा सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर उसके बाद में काफ़ी रोज़गार है, सिलाई मशीन है, सिलाई मशीन भी करके खा सकता है। हाँ भाई, कमा के तो खा सकता है। मजदूरी, ऐसी मजदूरी मत करो। आप लोग जो भी पढ़े लिखे नौजवान, आप जानते हो कोई पढ़े लिखे मजदूरी नहीं कर सकते, पर उसको हाथ का हुनर तो डालना चाहिए, आना चाहिए, जो कमा के खा सके। तो हाथ का हुनर जैसे मोटरसाइकिल सुधारना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैकेनिक, भाई मैकेनिक बनना कोई बुरी बात नहीं है, मैकेनिक बहुत अच्छी बात है। 10,000, 15,000, 20,000, 25, 30, 40 हज़ार रुपये तनख्वाह हो जाती है, वही कंपनी में लग जाता है। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि भाई जैसे अपने हाथों से जो कुछ किया जा सके, वो कभी मनुष्य अपने जीवन में भूखा नहीं मर सकता। तो मैं यही कहूँगा कि आत्मनिर्भर बने और कुछ कमा के खा सके। आखिर में आप क्या संदेश देना चाहोगे अपने प्रदेशवासियों को? मैं तो यही संदेश देना चाहता हूँ कि सभी मिलकर रहे, जो भी कार्य हो रहे हैं उनको करवाते रहें, जनता के बीच रखें। अगर गलत हो तो उसकी शिकायत भी करें, तो उसको पता लगे जनता को कि भाई ये काम गलत हो रहा है। और ऐसा है, हमें विकास के मुद्दों पे कार्य करता रहना चाहिए। मैं ये चाहूँगा कि मेरी बावनास की जन्मभूमि पर विकास होता रहे, कोई ऐसे व्यक्ति आते रहें जनता के बीच में, जो हमारे एमएलए हो या पूर्व एमएलए हो या फिर आने वाले एमएलए हो। तो मैं यही कहूँगा कि भाई बावनवास में विकास होना चाहिए, किसी भी तरह, चाहे हॉस्पिटल का विकास हो, हॉस्टल का विकास हो, स्कूलों का निर्माण हो, कॉलेजों का निर्माण हो, और यही शिक्षा पद्धति से जुड़कर, और जो भी है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, इनसे जुड़कर अगर जो विकास होगा, जैसे कोरोना टाइम में पहले ही आपको पता लग गया था कि भाई अगर ये विकास हुए होते आज अगर हमें अस्पताल ज़्यादा होते, बेड ज़्यादा बढ़ते हैं, तो ये विकास अगर ज़्यादा होते, इन पे अगर पैसा ज़्यादा खर्च होता, तो वह हमारे लिए बहुत अच्छा होता। और ये टाइम पे, कोरोना टाइम पे बहुत अच्छी व्यवस्था होती है, उनके लिए बहुत ही सराहनीय कार्य रहता। बहुत बहुत धन्यवाद तेजराम जी, आप आए और हमारे चैनल बी न्यूज़ 25 में जुड़े, आपके लिए इसका आपका आभार। आप देख रहे थे बी न्यूज़ 25। मैं मेरे सभी दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और सबसे ज़्यादा मैं बात बोलता हूं हमेशा कि आप कमेंट ज़रूर लिखें, क्योंकि कमेंट लिखने से हमें भी मालूम चलता है कि हम किन मुद्दों पे बात करें, किस प्रकार की बातें करें, किस मुद्दे को हम ज़्यादा उठाएं, किस मुद्दे को हम किस दिशा में उठाएं। तो कमेंट आप ज़रूर करें, कमेंट लिखना आप हमेशा ना भूलें, कमेंट ज़रूर लिखें। ये तो आप देख रहे थे बी न्यूज़ 25 ब्यूरो टीम सुदीप शर्मा, ज्ञानचंद शर्मा के साथ राजेंद्र प्रसाद। जय हिंद, जय भारत।